जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। अक्सर उन्हीं लोगों को मिलती है मंजिल, अक्सर उन्हीं लोगों को मिलती है मंजिल, जो वक्त और हालात पे रोया नहीं करते, जो वक्त और हालात पे रोया नहीं करते। तो मैं मसूदन कुमार एक बार फिर से मैं अपने YouTube चैनल मसूदन मैथ स्टडी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए आज मैं आपके लिए लाया हूं जो कुछ क्वेश्चन बच गया था वो मैं देने जा रहा हूं। ये सैर कहने का मतलब ये है कि वो अपने वक्त और हालात को नहीं देखिए बल्कि आने वाले फ्यूचर को देखिए। जब आप प्रेजेंट सुधारिएगा तो आपका फ्यूचर बढ़िया होगा। इसलिए वक्त और हालात को बिना देखे हुए भरपूर मेहनत कीजिए। एक समय ऐसा आएगा कि आप आगे निकल जाइएगा। आप सपना देखिए, उसके पीछे दर्द मिलेगा, उस दर्द को झेलिए। कोई सपना देखता है कि हमको एवरेस्ट पे चढ़ना है हुआ तो एवरेस्ट पे तो चढ़ेगा, लेकिन एवरेस्ट का जो दर्द होगा चढ़ने का वो दर्द भी झेलना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि वो दर्द को नहीं झेले तो अरावली पर्वत पे चढ़ जाए। क्यों आप टेंशन मोल लेते हैं कि हमको एवरेस्ट पे चढ़ना है? इसलिए एवरेस्ट पे चढ़िएगा तो उसका मज़ा अलग है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। कहता है दो संख्याओं का मासा 23 है तथा उनका लासा 1449 है। यदि एक संख्या 161 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। आप पढ़े होंगे कि दो संख्याओं के मासा और लासा का गुणनफल वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होती है। अर्थात दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुने लासा। तो उसी पे आधारित प्रश्न है। तो चलिए यहाँ से दे दिया गया है प्रश्न में। चूँकि प्रश्न में कह रहा है कि मासा जो है आपका 23 है और लासा जो है आपका जो है वो 1449 है। और इसमें से एक संख्या दे दिया गया है। मान लिया जाए कि पहली संख्या दिया गया है, पहली संख्या प्रश्न में 161 है। तो कहता है दूसरी संख्या ज्ञात करे। कौन सी संख्या? दूसरी संख्या। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं। फार्मूला ये जानते हुए पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होती है उनके मासा और लासा के गुणनफल के बराबर। तो चलिए हमने लिख दिया पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होती है मासा गुने लासा। पहली संख्या प्रश्न में दिया गया है 1449 गुने दूसरी संख्या हमको नहीं पता है, दूसरी संख्या नहीं पता है हुआ मासा प्रश्न में दिया, पहली संख्या आपका 161 दिया हुआ है। दूसरी संख्या नहीं पता, मासा आपका दिया गया है 23 और लासा दिया हुआ है आपका यानी कि 1449 दिया गया है। तो कटा दीजिए बुरे 23 सत्ते 61 से 7 से कटाइएगा, 7 दूनी 14, 4 उतारिएगा नहीं लगेगा, 0 उतारे पड़ेगा और 7 सत्ते 49। इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ से दूसरी संख्या। और दूसरी संख्या आपका कितना निकल गया? 207। तो बिल्कुल आसान है। हमने बस जो दिया गया था उसी को यूज किए और फार्मूला चला दिए। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लासा गुने मासा। तो पहली संख्या वो दे रखा था 161, दूसरी संख्या निकालना था। मासा प्रश्न में दिया हुआ था 23 और लासा दिया हुआ था 1449। 23 से कटाएं 161 7 बार में कटा, 7 से 1449 207 बार में कटता है। इधर आपका दूसरी संख्या, इधर आपका 207। तो दूसरी संख्या कितना निकल गया आपका? 207। तो याद रखिएगा दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उसके मासा और लासा के गुणनफल के बराबर होती है। नेक्स्ट आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है हुआ कहता है यदि अल्फा और बीटा किसी द्विघात बहुपद, आपको पता होगा द्विघात बहुपद क्या होती है, ax² + bx + c।
जहाँ ए बी सी वास्तविक संख्या है एवं ए जो है 0 के बराबर नहीं है। तो यही आपका क्या होती है, द्विघात बहुपद। एक्स स्क्वायर के बगल वाला ए कहलाता है, एक्स के बगल वाला बी और इसके बगल वाला सी कहलाता है। तो यहाँ से दे रखा है बुआरे कि अल्फा और बीटा जो है इसी द्विघात बहुपद के शून्यक, शून्यक मतलब मूल अर्थात एक्स का वैल्यू है। तो किसकी वैल्यू बता दो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। चूंकि प्रश्न में दिया गया है कि बहुपद आपका जो है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, अर्थात है एक्स स्क्वायर के बगल वाला ए, एक्स के बगल वाला बी और इसके बगल वाला सी। चूंकि प्रश्न में दिया गया है कि इसका शून्यक जो है मूल जो है वो अल्फा और बीटा है, तो अल्फा और बीटा तो हम लोग जानते हैं कि शून्यक का योग जो होती है वो किसके बराबर, माइनस बी बटे ए के बराबर होती है, और शून्यक का गुणनफल सी बटे ए। तो किसकी वैल्यू बताना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अर्थात अगर हम इसको ए पढ़े इसको बी पढ़े तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप पढ़े होंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab। इसी का एक और फार्मूला होता है ए माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस 2ab। बोले यहाँ माइनस है, जबकि माइनस हम नहीं जानते हैं, प्लस का वैल्यू जानते हैं, यानी कि शून्यकों का योग और गुणनफल जिसमें होवे वही फार्मूला चलाना है। तो देखिए यहाँ शून्यक का योग है और गुणनफल है, अगर हम ये चलाते हैं तो यहाँ घटाव आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, तो बेहतर आपका ऊपर वाला होगा। तो चलिए इसको ए पढ़ें इसको बी पढ़ें। तो फार्मूला होगा अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। प्रश्न से वैल्यू रख दीजिए, इसकी वैल्यू माइनस बी बटे ए और होल स्क्वायर, इसका वैल्यू सी बटे ए। होल स्क्वायर मतलब दोनों पे स्क्वायर है, अलग अलग स्क्वायर कर दीजिए तो बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस 2c बटे ए। एलसीएम ले लीजिए तो ए स्क्वायर का एलसीएम भाग दीजिएगा, कट के 1 आएगा, 1 से गुना कीजिएगा बी स्क्वायर, माइनस के चिन्ह, ए से भाग दीजिएगा, एक एक कटेगा, एगो ए बच जाएगा बुआरे, ए से गुना कर दीजिए तो 2ac। यही आपका क्या है आंसर। तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के हमने वैल्यू ले आया, कितना ले आया बुआरे, बी स्क्वायर माइनस 2ac और बटे में ए स्क्वायर। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 21 हमने देखा बुआरे। और आगे आपका 22 नंबर है, कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके 272 तथा 1032 का मासा निकाले। आ जाएगा प्रश्न में, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके क्या ज्ञात किया जाता है। ऑप्शन में रहेगा लसा मासा दोनों, या तो इनमें से कोई नहीं। तो आपको वहाँ मारना है क्या चीज़, मासा, क्योंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके हम लोग क्या निकालते हैं, मासा निकालते हैं, HCF निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके क्या निकाला जाता है, मासा निकाला जाता है। तो चलिए मासा आपको सिखाते हुए निकाले ले कि कैसे निकाला जाता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके। तो जो छोटा रहता है उसको बी पढ़ा जाता है और जो बड़ा रहता है उसको ए पढ़ा जाता है बुआरे। तो आप चाहे तो इसको शॉर्ट में पहले भाग देख के चेक कर लेते हैं, कितना से लगेगा, 3 से लगेगा, गुना कर दीजिए, 3 दूनी 6, 7 तिया 21, 3 दूनी 6 और 2 8, घटा दीजिए बुआरे, 12 में से 6 जाएगा 6, यहाँ बचल है आपका 2, 2 में से 1 जाएगा 1, यहाँ बचल है 2, 216 से भाग दे दीजिए, 272 में एक बार में लगेगा 216। इस तरह से घटाइए, 12 में से 6 गया 6, 6 में से 1 जाएगा 5, ये आपका कट जाएगा 216। फिर से आप 3 बार में लगा दीजिए तो 6 तिया 18, 5 तिया 15, 1 16,
घटाइएगा तो 16 में से 8 जाएगा 8, यहाँ 0 बचेगा 10, 10 में से 6 गया 4, अब रे बरे 48 से कितना में लगेगा 56 में लगेगा, तो एक बार लगा दीजिए। यहाँ भी 16 में से 6 8 जाएगा तो 8 बचेगा, ये कट जाएगा, और 8 से कितने बार में बरे 8 छक 48, तो जिससे कट जाता है तो कितना से कटा है 8 से कटा है, मतलब 8 आपका मासा होगा। लेकिन चलिए बरे यहाँ हम बनाने जा रहे हैं किसका प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो जो बड़ा होता है उसको ए पढ़ा जाता है और जो छोटा होता है उसको बी पढ़ा जाता है। जैसे 3 से अगर 7 में भाग देंगे तो 3 दूना बरे 6, 1 बचा, ये आपका भाज्य कहलाती है, ये आपका भाजक कहलाता है, ये आपका भागफल कहलाती है, और जो नीचे बचता है उसे बरे शेषफल कहते हैं। तो शेषफल को आर बोला जाता है, शेषफल को रिमाइंडर, रिमाइंडर जिसका हिंदी आर होता है, इसको क्यूटेंट यानी भागफल बोलते हैं, और इसको बरे बी बोला जाता है, और इसको ए बोला जाता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में। तो ये भाज्य है, ये भाजक है, ये भागफल है, ये शेषफल है। तो यूक्लिड विभाजन होती है क्या बुआरे, यूक्लिड विभाजन होता है आपका सबसे बड़ा जो रहेगा उसको ए पढ़ना है, भाज्य पढ़ना है। तो चूंकि यहाँ से ए बराबर कितना हो गया 1032, और जिससे भाग देना है बुआरे वो आपका भाजक होती है, बी होती है, तो बी का वैल्यू आपका हो जाएगा 272। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बराबर होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ ए आपका भाज्य है, बी बरे आपका भाजक है, और क्यू आपका भागफल है, और आर जो है वो शेषफल है। और ये तब तक प्रक्रिया करते रहना है जब तक आपका शेषफल 0 नहीं आ जाए, यानी जब तक आर नहीं आ जाएगा तब तक आपको भागा देते रहना इसी तरह से। तो चलिए यहाँ से भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, उसी को कहा जाता है क्या चीज, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। वरे ए का वैल्यू है 1032, बी का वैल्यू रख दीजिए 272, तो कितने बार में लगा है वरे 3 बार में लगा है, तब जाके आपका शेषफल कितना बचा है 216 बचा है। शेषफल कितना बचा है 216 बचा है बुआरे। अब रे शेषफल 216 से भाग देंगे 272 में, कितना बुआरे 272 में, देखिए शेषफल 0 नहीं आया है, तब री इसको ए पढ़ेंगे और इसको बी पढ़ेंगे। तो चलिए फिर से लिखते हैं, चूंकि ए बराबर 272 और बी बराबर आपका हो जाएगा 216, तो फिर से फार्मूला चला देते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, अर्थात 272, बी का वैल्यू 216, एक बार में लगेगा बुआरे, मिलाइए एक बार में लगा है, और आपका शेषफल कितना बचा है 56। अब री इसको ए पढ़ेंगे, इसको बी पढ़ेंगे। तो चलिए फिर से यहाँ फार्मूला ए बराबर पढ़ते हुए, चूँकि ए बराबर 216 और बी बराबर 56, फार्मूला चला दीजिए। ए बराबर होती है बी क्यू प्लस आर, ए का वैल्यू 256, बी का वैल्यू 56, ए का वैल्यू 216 है और बी का वैल्यू 56, कितना से लगा हुआ रे 3 बार लगा है, तब जाके शेष आपका बचा है 48। अब फिर ये बड़ा है ये छोटा है, तो इसको ए पढ़ेंगे और इसको बी पढ़ेंगे। तो पुनः लिखेंगे ए बराबर 56 और बी बराबर 48। फिर से फार्मूला चला देते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का वैल्यू 56 है, बी का वैल्यू 48 है, जो कि एक बार में लगेगा बुआरे, और तब जाके शेषफल आपका कितना बचेगा 8। फिर देखिए ये बड़ा है ये छोटा है, और तब तक भाग देते रहना, ये तब तक ये प्रक्रिया आपको यूज करना है तब तक कि आर 0 नहीं आ जाए। तो फिर से इसको पढ़ेंगे बुआरे, ए का वैल्यू 48, बी का वैल्यू 8, फार्मूला चला देते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का वैल्यू 48, बी का वैल्यू 8, 6 बार में कट जाएगा,
तब जाके आपका शेष कितना आ गया, 0 आ गया। मिलाइए, आर का वैल्यू रिमाइंडर 0 आ गया, और जो भाजक है वो अरे वही आपका क्या कहलाएगा, मासा कहलाएगा। तो इसलिए लिखेंगे मासा बराबर कितना, भाजक यहाँ 8 है तो ये आपका मासा होगा। तो जिससे कट जाए वही मासा होगा। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। यही क्या कहलाती है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कहता है उस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका व्यास दिया गया है 14 सेंटीमीटर। कितना दिया गया वो, अरे 14 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम अर्धगोला का वो अरे एक फिगर बना लेते हैं, अर्धगोला का फिगर। यही देखिए आपका क्या है वो, अरे अर्धगोला है। मान लिया जाए ये केंद्र है तो ये आपका त्रिज्या हो जाएगा। तो यहाँ से प्रश्न में दिया गया है कि इसका जो व्यास है वो आपका 14 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या वो अरे व्यास के आधी होती है। इसका डायमीटर व्यास जो है वो 14 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या जो होती है वो व्यास के आधी होती है। तो कह रहा है वक्र सतह निकाले, ऊपर वाला जो आपका वृत्त जैसन दिख रहा है उसको छोड़ दीजिए, ये जो नीचे वाला भाग आपका जो बचता है नीचे वाला, उसी को वक्र सतह बोला जाता है। अगर आप ऊपर वाला एरिया को जोड़ दोगे तो वो संपूर्ण सतह हो जाती है, यानी कि ये नीचे वाला भाग का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर होती है। ऊपर में आपका वृत्त जैसन आकृति बन रहा है, उसका एरिया जोड़ देंगे तो पाई आर स्क्वायर अर्थात 3 पाई आर स्क्वायर, ये संपूर्ण सतह कहलाती है। जबकि प्रश्न में कह रहा है क्या निकाले, वक्र सतह निकाले। तो चलिए हम यहाँ से फॉर्मूला चला देते हैं। अर्ध गोला का वक्र सतह फार्मूला होता है वो अरे 2 पाई आर स्क्वायर। इस तरह से 2 हो गया, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 7, स्क्वायर है तो गुना में 2 बार लिखेंगे। गुना कर दीजिए, 22 सत्ते 54 से 154, 154 गुना होता है वो अरे 308 होती है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब भी आपको कहे वक्र सतह निकाले ले तो फार्मूला चलाना 2 पाई आर स्क्वायर, और संपूर्ण सतह कहे तब तुम फार्मूला चला देना 3 पाई आर स्क्वायर। जबकि यहाँ प्रश्न में क्या निकालना है, वक्र सतह निकालना है। तो ये बहुत ही आसान है, बस फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो जो भी फार्मूला पे आधारित रहे क्वेश्चन उसको आपको बनाना चाहिए। क्या फार्मूला याद मतलब क्वेश्चन बन गया, फार्मूला नहीं आपको पता है मतलब नहीं बनेगा। नेक्स्ट है 24 नंबर, कहता है tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sin स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 5 cos स्क्वायर 90 डिग्री, और टोटल के बटा में आपका है cosec 30 डिग्री प्लस sec 60 डिग्री माइनस में cot स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए वैल्यू निकालते हैं, किसके वैल्यू निकालना है वो, अरे क्वेश्चन नंबर आपका 24 है। कहता है tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस में है 4 sin स्क्वायर 45 डिग्री, और आगे आपका वो अरे 3 sec स्क्वायर 30 डिग्री, और प्लस में आपका है 5 cos स्क्वायर 90 डिग्री, और टोटल के बटा में आपका है cosec 30 डिग्री प्लस sec 60 डिग्री, और माइनस में है आपका cot स्क्वायर 30 डिग्री। सबका वैल्यू रख दीजिए। tan 60 का वैल्यू √3, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा 4 लिख दिए। sin 45 का वैल्यू 1/√2, यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा
+3 दे दिए। सेक 30 डिग्री का वैल्यू कॉस के उल्टा होता है बुआरे, तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, तो इसका हो जाएगा आपका 2/√3। तो सेक 30 डिग्री का वैल्यू 2/√3, इसका स्क्वायर कर दीजिए +5, और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 होती है और इस पे स्क्वायर कर दीजिए। इस तरह से बटा में हो जाएगा आपका टोटल। कॉसेक 30 का वैल्यू 2 होती है, सेक 60 का वैल्यू भी 2 होता है, कॉट 30 डिग्री का वैल्यू √3 और यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से स्क्वायर से रूट कटेगा, बचेगा 3। 1 के स्क्वायर 1 होती है, स्क्वायर से रूट खत्म मतलब 2 हो जाएगा। यहाँ बुआरे 3 हो जाएगा। 2 के स्क्वायर 4 होती है, स्क्वायर से रूट खत्म +5 बुआरे, और 0 की स्क्वायर कीजिएगा तो रिजल्ट क्या होगा आपका 0 होगा। और टोटल के बटा में आपका है 2 2 जुड़ करके 4, स्क्वायर से रूट खत्म, कटा दीजिए तो 2 बार में कट जाएगा, ये 3 आपका कट जाएगा। रिजल्ट होगा बुआरे 3, प्लस में आपका 2 है, प्लस में आपका 4 है, 0 से गुना करोगे रिजल्ट 0, और यहाँ पर ही घट करके 4 में से 3 जाएगा तो बचेगा 1, नीचे 1 बचेगा बुआरे, और 1 लिखा नहीं जाता है बशर्ते सब सिर्फ आपको समझा जाता है कि नीचे लिखा हुआ 1 है। अब इसको जोड़ दीजिए तो 4 2 6, 6 3 9, तो इसका आंसर कितना आ गया बुआरे 9 आ गया। बस वैल्यू रख दिए, सबका हल कर दिए, जोड़ घटाओ, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुआरे, क्वेश्चन नंबर आपका 25, कहता है सिद्ध करें 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए इसको सिद्ध करते हैं, लेकिन उससे पहले हम 26 और 27 देख लेते हैं और तब हम लास्ट में इसको सिद्ध करेंगे। तो चलिए देखते हैं। द्विघात सूत्र का प्रयोग करके एक समीकरण दिया गया है। समीकरण है 26 नंबर क्वेश्चन। आपका समीकरण है बुआरे x² - x - 1 बराबर 0। किसका प्रयोग करना है? द्विघात सूत्र, जिसे श्रीधाराचार्य नियम भी कहते हैं। तो बहुत कम मिलेगा आपको श्रीधाराचार्य नियम। सबसे ज़्यादा इसी का प्रयोग किया जाता है, द्विघात सूत्र, और उसी का दूसरा नाम है श्रीधाराचार्य नियम। तो चलिए x² के बगल वाला a कहलाता है, x के बगल वाला b, इसके बगल वाला c कहलाता है। तो यहाँ से a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -1 और c का वैल्यू भी -1 हो जाएगा। सबसे पहले d निकालते हुए, d जिसको विवेचक कहा जाता है, फार्मूला चला देते हैं b² - 4ac, b का वैल्यू -1 के स्क्वायर -4, a का वैल्यू 1 है, c का वैल्यू -1 है, 1 के स्क्वायर 1 होगा, माइनस माइनस गुना हो के प्लस, 4 गुने 1 कीजिएगा तो 4 ही आएगा बुआरे, जोड़ दीजिए तो जुड़ करके 5। d का वैल्यू 0 से बड़ा है, लिखेंगे चूँकि d का वैल्यू 0 से बड़ा है, इसलिए मूल आपका क्या बुआरे, इसलिए मूल जो है वो वास्तविक है और भिन्न है, यानी रियल है बुआरे। और साथ में आपका x का जो वैल्यू आएगा वो अलग अलग आएगा, यानी शून्यक जो निकलेगा एक जैसा नहीं रहेगा, दोनों अलग अलग रहेगा। तो यदि d का वैल्यू 0 से बड़ा रहे तो मूल वास्तविक और भिन्न होता है। चलिए यहाँ से हम द्विघात सूत्र का प्रयोग कर देते हैं बुआरे। द्विघात सूत्र का प्रयोग करने जा रहे हैं और यहाँ लिख देते हैं x बराबर, फार्मूला होती है -b ± √b² - 4ac बटा में 2a। आप चाहे तो इतना के बदले d भी लिख सकते हैं, क्या इतना को d बोला जाता है। इस तरह से x बराबर माइनस हो जाएगा, b का वैल्यू पहले से भी माइनस,
प्लस माइनस इसकी वैल्यू निकाले बुआरे 5 और बटा में 2 गुने 1, ए का वैल्यू 1 है, इस तरह से माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस माइनस √5, 2 एकम 2, तो एक बार √5 प्लस में और एक बार √5 माइनस में हो जाएगा बुआरे। तो इसलिए लिखेंगे x बराबर 1 प्लस √5/2 और बुआरे दूसरा वैल्यू निकला 1 माइनस √5/2, यानी √5 एक बार प्लस में और √5 एक बार माइनस में, यही आपका क्या है आंसर। नेक्स्ट आपका बुआरे 27 नंबर है और ये भी बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है जो कि आपका एपी से है, समांतर श्रेणी से है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक समांतर श्रेणी का चौथा पद 11 है और इसके 5वें तथा 7वें पदों का योग 34 है, तो इसका सारवंतर निकाले। चौथा पद हुआ रे, याद कीजिए चौथा पद को क्या बोला जाता है, क्वेश्चन नंबर 27 है। चौथा पद को बोला जाता है T4 और प्रश्न में दिया गया है कि चौथा पद कितना है, 11 है हुआ रे। और कहा प्रश्न में इसके 5वें और 7वें पदों का योग, तो 5वां पद मतलब T5, 7वां मतलब हुआ रे T7। इसके 5वें तथा 7वें पदों, पद बोले तो T जोड़ देना है और योग बोले तो S लिख देना है हुआ रे। का योग कितना दिया गया है प्रश्न में, 34 है, तो तुम क्या निकाल दो, फाइंड कहता है अरे डी निकाल दो। डी जेकर हिंदी होता है कॉमन डिफरेंस, सॉरी इंग्लिश होता है अरे कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब सार्व अंतर निकाले, डी निकाले, सार्व अंतर को डी से सूचित किया जाता है। तो चलिए डी निकालते हैं। यहाँ से अरे चूंकि दिया गया प्रश्न में T4 बराबर 11 एक फार्मूला चला दीजिए। T4 का फार्मूला होता है A+3D, ये समीकरण फर्स्ट हो गया। आगे आपको दिया गया है T5 + T7 बराबर 34। T5 के फार्मूला चला दीजिए, A+4D, इसका फार्मूला चला दीजिए A+6D बराबर 34। यानी जो लिखल रहता है उसको A लिख दीजिए और यहाँ एक घटा के D से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे T5 है तो A लिख दिए, एक घटा तो 4 बचा तो 4D। उसी तरह से T7 को लिखे A और एक घटा के 6D, जोड़ दीजिएगा बुआरे तो A जुड़ करके 2A, D जुड़ेगा तो 10D बराबर 34। 2 कॉमन ले लीजिए तो बचेगा A+5D बराबर 34। 2 से कटा दीजिए कितने बार में, तो A+5D बराबर 17। ये समीकरण आपका सेकेंड। फर्स्ट समीकरण को लाते हैं A+3D बराबर 11, ये समीकरण फर्स्ट। A देखिए बराबर है, चिन्ह एक ही है तो घटाने पर लिखेंगे, घटाने पर चिन्ह चेंज, ये प्लस तो माइनस, ये भी प्लस तो माइनस और ये भी माइनस। ये देखिए आपका कट गया, 5D में से 3D गया, बचा 2D। यहाँ घट के बुआरे बचेगा कितना, 6 बचेगा। इस तरह से 2 से कटाइए तो कई बार में, 3 बार में। और यहाँ से आपका सार्वंतर निकल गया, कॉमन डिफरेंस निकल गया, कितना बुआरे 3 निकल गया। इसलिए लिखेंगे यहाँ से सार्वंतर अर्थात D बराबर कितना, 3 आंसर। यही आपका क्या है आंसर है। सार्वंतर आपका 3 निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जो कि अभी एगो छोड़े हैं बुआरे, कहता है सिद्ध करे, क्वेश्चन नंबर 25, सिद्ध करे 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखा जाए तो इसमें एक परिमेय और एक अपरिमेय है। √5 आपका अपरिमेय है और 3 आपका परिमेय है। ये रेशनल नंबर है जबकि इरेशनल नंबर है ये वाला।
इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर दोनों को आपस में जोड़ दिया जाए, घटा दिया जाए, गुना किया जाए, भागा किया जाए, तो प्राप्त संख्या हमेशा अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर होती है। तो पहले अगर हम इसको सिद्ध कर दे और तब अंत में लिख देंगे कि परिमेय में अपरिमेय जोड़ा जाए तो प्राप्त संख्या हमेशा अपरिमेय होती है। इसलिए 3 + √5 आपका क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम सिद्ध करेंगे √5 आपका अपरिमेय संख्या है, और इसको सिद्ध करने के लिए आपको विरोधाभास मानना पड़ता है, यानी उल्टा मानने पड़ता है। तो चलिए मानने जा रहे हैं बुआरे, थोड़ा लॉन्ग भागेगा और थोड़ा बढ़िया से देखिएगा बुआरे। क्वेश्चन नंबर 25 मानते हैं बुआरे, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है जिसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। मान लेते हैं बुआरे कि √5 एक परिमेय संख्या है जिसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो चलिए यहाँ से लिखेंगे √5 बराबर लिखेंगे P/Q। आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं जिसमें कोई कॉमन या उभयनिष्ठ, जो लिख दीजिए कॉमन गुणनखंड नहीं है, जिसमें कोई कॉमन गुणनखंड नहीं है। कॉमन गुणनखंड लिखने का मतलब हुआ जिसमें P/Q में कोई कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी P और Q आपका मानक रूप में है, यानी सरलतम रूप में है, सबसे छोटी रूप में है। या तो कह सकते हैं कि इसमें से कोई कॉमन नहीं है, अर्थात PQ का महत्ता कितना होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए, तभी ये आपका परिमेय संख्या है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो रिजल्ट आपका हो जाएगा बुआरे P बराबर √5Q। यहाँ लिखने जा रहे हैं स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग मतलब बुआरे दोनों साइड स्क्वायरिंग हो गया, तो यहाँ आपका P स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म, 5Q स्क्वायर हो जाएगा। मिलाइए P स्क्वायर अगर हम निकालेंगे यहाँ से 5 अगर है बुआरे तो इसको इधर भेज दीजिए, भागम चल आएगा तो आपका निकलेगा Q स्क्वायर बराबर निकलेगा P²/5। अर्थात कह सकते हैं P स्क्वायर 5 से कट रहा है, जो कितने बार में कटता है? Q स्क्वायर बार में कटता है, जिसे यहाँ हम लिखते हैं 10/5 बराबर 2 लिखे। इसका मतलब ये हुआ कि 10 जो है 5 से कट रहा है और कितना बार में? 2 बार में कट रहा है। उसी तरह से बुआरे यहाँ आपका है P स्क्वायर 5 से कट रहा है, कितना बार में? Q स्क्वायर से। तो चलिए यहाँ लिखे पड़ेगा, यहाँ लिखे पड़ेगा चूंकि P स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसलिए P भी कितना से कटेगा? 5 से कटेगा, 5 से विभाज्य है। हम जैसे कि लिखेंगे यहाँ से बुआरे 10 के स्क्वायर 2 से कटता है, तो 10 भी 100% कितना से कटेगा? 2 से कटेगा, क्योंकि इसका स्क्वायर जब कट रहा है तो वो भी संख्या 100% कटती है। तो उसी तरह से लिखे P स्क्वायर 5 से विभाज्य है, मतलब P भी कितना से कटेगा? 5 से कटेगा। अब यहाँ से कुछ मानना पड़ता है बुआरे, P बराबर आपको मानना पड़ेगा। तो चलिए P बराबर मान लेते हैं, ये समीकरण फर्स्ट पढ़ते हैं, और P बराबर वही मानना जो रूट के अंदर रहे। तो रूट के अंदर 5 है तो 5 मानना पड़ेगा, रूट के अंदर 2 रहता तो 2 मानना पड़ता, रूट के अंदर 3 रहता तो 3 मानना पड़ता। तो चलिए यहाँ से मान लेते हैं P बराबर कितना हुआ रे? 5 के, और यहाँ से लिखते हैं
P का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर पहला समीकरण आपका p² बराबर है 5q²। p के जगह तुम रख दो 5 के, इसका वैल्यू हो जाएगा बराबर 5q²। इस तरह से 5 के स्क्वायर आप करोगे तो 5 × 5 = 25 के स्क्वायर बराबर रिजल्ट हो जाएगा 5q²। 5 से कटा दीजिए तो 5 बार में k² निकालिएगा तो q²/5। फिर से वही कंडीशन आ गया, q² 5 से कटता है k² बार में, तो q भी कटेगा 5 से बारे। तो चलिए यहाँ से लिख देंगे, चूँकि q² 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, इसलिए q भी 5 से विभाज्य है। q भी 5 से विभाज्य है। वो अरे P और Q दोनों कितना से कट रहा है? 5 से कट रहा है, मतलब P में कॉमन 5 है, Q में भी कॉमन 5 है। जबकि हम माने थे जिसमें कोई कॉमन गुणनखंड नहीं है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जबकि हम की देख रहे हैं, P भी कट रहा है 5 से, Q भी कट रहा है 5 से, मतलब P में भी कॉमन 5, Q में भी कॉमन 5, अर्थात PQ का मासा कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। जबकि इसका मासा 1 होनी चाहिए, अर्थात P और Q में 5 का उभयनिष्ठ गुणनखंड है जो मानक रूप में नहीं है। तो चलिए यहाँ लिखे पड़ेगा, चूँकि P और Q में 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, चूँकि P और Q में 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसलिए P/Q परिमेय संख्या के मानक रूप में नहीं है। मानक रूप उसे कहते हैं जिसका मासा 1 हो जाए, अर्थात P और Q सभाज्य संख्या होनी चाहिए और जिसमें कोई कॉमन नहीं रहे, उसी को परिमेय संख्या का मानक रूप कहा जाता है। लेकिन यहाँ मानक रूप आया नहीं है, जबकि हम माने थे √5 एक परिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या के मानक रूप में नहीं आया। मतलब ये परिमेय संख्या जो हम माने वो मेरा माना हुआ क्या है? गलत है। माना हुआ क्या है? गलत है। इसलिए लिखेंगे वो अरे √5, इसलिए लिखेंगे √5 एक, इसलिए लिखेंगे क्या चीज? √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। अब हमने सिद्ध कर दिया कि √5 आपका अपरिमेय संख्या है। तो देखा जाए वो अरे हमको सिद्ध क्या करना था? 2 + √3, 2 + √3 सिद्ध करना था कि 3 + √3 आपका एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ से लिखने जा रहे हैं, जब परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ा जाए, अपरिमेय संख्या को जोड़ा जाए तो प्राप्त संख्या हमेशा अपरिमेय होती है, अपरिमेय होती है। अतः 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है।
बोरे हमने सिद्ध कर दिया पहले कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, और जब परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ा जाए तो प्राप्त संख्या हमेशा क्या होती है, अपरिमेय होती है, इरेशनल नंबर होती है। इसलिए हम कहेंगे कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। और यहाँ क्या लिखेंगे, प्रूव्ड। एक बार फिर से रिपीट बुआरे, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है जिसमें कोई बुआरे कॉमन नहीं है, कोई उभयनिष्ठ कॉमन नहीं है। तो मान लिए कि √5 परिमेय है, मतलब P/Q के रूप में लिखा जाएगा। क्रॉस गुना किए P = √5Q, स्क्वायरिंग कर दिए तो P², इधर स्क्वायर कीजिएगा तो रूट हट जाएगा Q पर स्क्वायर। यहाँ से बुआरे Q² के वैल्यू निकाले तो 5 गुना में बराबर किधर आया, तो भागा में। P² 5 से कट रहा है Q² बार में, तो P भी कटेगा 5 से बुआरे। यहाँ से मान लिए कि P का वैल्यू कितना है, 5 के। इसको समीकरण पहला पढ़े और P का मान किस में रख दिए, समीकरण पहला में। समीकरण पहला यहाँ से P² = 5Q², P के जगह 5 के स्क्वायर कर दिए तो 5 × 5 = 25 के स्क्वायर, 5 से कटा हुआ रे 5 बार में, 5 उधर गया भागा में, तो Q² 5 से कट रहा है K² बार में, वही चीज सेम प्राप्त हो गया। तो लिखें Q² 5 से विभाज्य है तो Q भी 5 से कटेगा, मतलब P और Q दोनों 5 से कट रहा है, अर्थात दोनों में कॉमन 5 है, तो दोनों का मासा 1 होगा, सॉरी मासा 5 होगा बुआरे, मासा 1 नहीं आया, इसलिए वो आपका सभाज्य नहीं है, यानी कि मानक रूप में नहीं है। तो मानक रूप उसे कहते हैं जिसकी मासा 1 हो लेकिन दोनों का कॉमन 5 है, तो यहाँ मासा 5 आ रहा है। तो लिखेंगे P और Q में 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसलिए P/Q परिमेय संख्या के मानक रूप में नहीं है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। फिर लिखे जब परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ा जाए तो प्राप्त संख्या हमेशा अपरिमेय होती है, अतः 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से हमने 2020 का जो फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन था बुआरे, हमने पहले 1 से लेके 60 तक ऑब्जेक्टिव को बनाया, फिर 1 से लेके 27 तक सब्जेक्टिव को बनाया। अब बुआरे आपका लॉन्ग टाइप क्वेश्चन बच गया जो कि प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का होती है। तो अगले वीडियो में हम वही डालेंगे 5 नंबर बना के। तो आज का सेवा यहीं तक। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।